प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे अधिकारों का सामाजिक कल्याण का सिद्धांत। अर्थात पिछली वीडियो क्लासों में मैंने आपको बताया था कि अधिकारों के संदर्भ में जब हम वास्तव में उदारवादी दृष्टिकोण की बात करते हैं तो उदारवादी दृष्टिकोण के अंतर्गत मुख्यतः अधिकारों के संबंध में 5 प्रकार के सिद्धांतों की बातें की जाती है। मार्क्सवादी दृष्टिकोण भी अधिकारों के बारे में अपने विचार देता है, तो मैं मार्क्सवादी दृष्टिकोण के ऊपर अलग से वीडियो अपलोड करूंगा। तो वास्तव में जब अधिकारों की उत्पत्ति, इसका स्वरूप, इसका महत्व और उद्देश्य, इन प्रश्नों को लेकर समय समय पर विभिन्न प्रकार के विचार विद्वानों के द्वारा दिए गए। इन विचारों का जो विवरण है वह 5 सिद्धांतों के रूप में अभिव्यक्त होता है, जिसमें से सबसे पहला मतलब प्रथम और पुराना सिद्धांत है अधिकारों का प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत है कानूनी सिद्धांत। तीसरा ऐतिहासिक सिद्धांत है, ध्यान दें। और इसके बाद में वास्तव में जब हम अधिकारों के 5वें सिद्धांत की बात करते हैं, सामाजिक कल्याण का सिद्धांत, तो यह भी किसी न किसी रूप में इसी बात का उत्तर दे रहा है। किस बात का? कि भाई अधिकारों का उद्देश्य क्या है। देखो, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ यहाँ कि अधिकारों के जो 5 सिद्धांत हैं ना, मैंने 4 सिद्धांत के ऊपर वीडियो अपलोड कर दी हैं। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। आज 5वें सिद्धांत की बात कर रहे हैं और जो 5वां सिद्धांत है वह वास्तविक रूप में केवल अधिकारों के उद्देश्य की बात करता है कि वास्तव में समाज के अंतर्गत व्यक्तियों को अधिकार दिए जा रहे हैं, उनका उद्देश्य क्या है। दूसरी बात ये भी ध्यान में रखना है कि अधिकारों का सामाजिक कल्याण का सिद्धांत ये कहता है कि अधिकार समाज की देन है। किसकी देन है? समाज की देन है। तो मूल बात यहाँ ये ध्यान रखनी है कि अधिकारों का स्वरूप, उत्पत्ति, क्या अधिकारों का स्वरूप, उत्पत्ति, विकास, महत्व, उद्देश्य भी लिखेंगे, उद्देश्य आदि प्रश्नों पर अनेक विचार दिए गए समय समय पर। जैसे 17वीं 18वीं शताब्दी में सबसे पहले जॉन लॉक, हॉब्स और रूसो ने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत की बात की थी, जो कि पहला और पुराना सिद्धांत है। उसके बाद में आज तक लगातार अधिकारों के बारे में विद्वानों ने विभिन्न प्रकार के विचार दिए हैं और उन विचारों की अभिव्यक्ति 5 सिद्धांतों के रूप में होती है, जिनमें से 4 सिद्धांतों के ऊपर मैंने वीडियो अपलोड कर दी है, प्लेलिस्ट में देखिएगा। आज हम 5वें सिद्धांत की बात कर रहे हैं, अधिकारों का सामाजिक कल्याण का सिद्धांत। प्यारे विद्यार्थियों, प्रतिदिन जो मैं एक लेक्चर मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता हूं, उसकी जानकारी आपको हो सके इसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ध्यान दें, सामाजिक कल्याण का सिद्धांत, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है। देखो भाई, मैंने आपके लिए डायग्राम बनाया है, आप इससे इस सिद्धांत को आसानी से समझ सकते हैं। ध्यान दें, मैंने यहाँ नोट किया है अधिकारों का उद्देश्य। मतलब देखो, यहाँ मैंने लिखा ना, अधिकारों का स्वरूप, उत्पत्ति, विकास, महत्व, स्वरूप के साथ उद्देश्य भी लिखेंगे आप, स्वरूप, उद्देश्य। तो जैसे प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत है, ऐतिहासिक सिद्धांत है वास्तव में, और जो कानूनी सिद्धांत है, अधिकारों का कानूनी सिद्धांत है, ये वास्तव में अधिकारों की उत्पत्ति की चर्चा करते हैं, जबकि सामाजिक कल्याण का सिद्धांत वास्तविक रूप में अधिकारों के उद्देश्य की बात करता है। और आदर्शवादी सिद्धांत की बात भी की जाए तो वह भी अधिकारों के उद्देश्य और स्वरूप की बात करता है। देखिएगा, मैं फिर बता रहा हूँ कि अधिकारों के संबंध में विशेषकर 5 सिद्धांत दिए जाते हैं। आप नोट कीजिएगा उनके नाम। मैंने पीछे केवल 3 के नाम बताए थे आपको, मैं क्रम से बता रहा हूँ। प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत नंबर 1 मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है,
प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत जिससे कि जॉन लॉक विशेषकर जुड़े हैं। प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत, यस आप नोट कीजिएगा। उसके बाद में दूसरा है कानूनी अधिकारों का सिद्धांत, तीसरा है ऐतिहासिक सिद्धांत, और चौथा है आदर्शवादी सिद्धांत, और पांचवा है सामाजिक कल्याण का सिद्धांत। परंतु ये सारे सिद्धांत उदारवादी दृष्टिकोण से जुड़े हुए हैं। मार्क्सवादी दृष्टिकोण के ऊपर मैं अलग से वीडियो अपलोड करूंगा। मैं पुनः कह रहा हूँ ये बात, ये स्टूडेंट्स इसको क्रमबद्ध रूप में समझना है। तो पांचवें सिद्धांत की बात कर रहे हैं हम अधिकारों के संबंध में। अब सामाजिक कल्याण का सिद्धांत क्या कह रहा है कि अधिकारों का उद्देश्य क्या है, ध्यान देंगे। यहाँ मैं नोट कर दिया है, अधिकारों का उद्देश्य सामाजिक कल्याण का सिद्धांत क्या मानता है, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, जो कि वास्तविक रूप में जेरेमी बेंथम से विशेषकर जुड़ा हुआ है। जेरेमी बेंथम ने अपने सभी विचारों का आधार अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख को ही माना है। मैंने जेरेमी बेंथम के ऊपर अलग से वीडियो अपलोड कर दी हैं सारी, पश्चिमी राजनीतिक विचारों के अंतर्गत आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख मतलब जो अधिकारों का सामाजिक कल्याण का सिद्धांत वो ये कहता है क्या कि भाई वास्तव में ऐसे अधिकार लोगों को दिए जाने चाहिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुख की प्राप्ति हो। ये सिद्धांत कहता है ये बात। तो इसका मतलब अधिकारों का उद्देश्य क्या है, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, नोट कीजिएगा। इसके बाद मैंने लिखा है व्यक्ति और समाज कल्याण। व्यक्ति और समाज कल्याण, यहाँ वास्तविक रूप में ये सिद्धांत अधिकार का आधार मानता है। मतलब सामाजिक कल्याण का सिद्धांत अधिकार का आधार व्यक्ति और समाज कल्याण को मानता है। यहाँ कहने का भावार्थ ये है कि वास्तविक रूप में समाज के अंतर्गत व्यक्तियों को वही अधिकार दिए जाते हैं समाज के द्वारा जिनसे कि समाज का कल्याण हो, व्यक्तियों का कल्याण हो। इसलिए अधिकारों का सामाजिक कल्याण का सिद्धांत अधिकार का आधार, नोट कीजिएगा, अधिकार का आधार व्यक्ति और समाज कल्याण को मानता है। इसलिए मैंने यहाँ नोट कर दिया व्यक्ति और समाज कल्याण आधार किसका, अधिकार का आधार है। ठीक है, उद्देश्य क्या है, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। आप वैसे भी कह सकते हैं कि अधिकारों का सामाजिक कल्याण का सिद्धांत वास्तविक रूप में अधिकारों का जो उद्देश्य मानता है वह समाज कल्याण को मानता है, व्यक्तियों के कल्याण को मानता है, अधिक से अधिक लोगों के सुख को मानता है। ठीक है, अच्छा अब मैंने यहाँ नोट किया है समाज की देन। समाज की देन, ये डायग्राम देखें, समाज की देन इसका मतलब क्या है कि अधिकारों का सामाजिक कल्याण का सिद्धांत वास्तविक रूप में जो अधिकार हैं, जो राइट्स हैं, अधिकार हैं, उन अधिकारों को समाज की देन मानता है। नोट कीजिएगा, ये कंपटीशन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि सामाजिक कल्याण का सिद्धांत अधिकारों को किसकी देन मानता है, समाज की देन मानता है। जैसे कानूनी सिद्धांत किसकी देन मानता है, यस राज्य के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं और कानून बनाकर व्यक्तियों को अधिकार दिए जाते हैं। तो मेरा कहने का भावार्थ ये है कि सामाजिक कल्याण का सिद्धांत वास्तविक रूप में जो अधिकार हैं उन अधिकारों को समाज की देन मानता है। नोट कीजिएगा, समाज की देन मतलब अधिकारों को समाज की देन मानता है। कौन, सामाजिक कल्याण का सिद्धांत। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दें भाई, जो ये अधिकारों का सामाजिक कल्याण का सिद्धांत है इसके मुख्य समर्थक कौन कौन है, समर्थक विद्वान कौन कौन है, एग्जाम पूछ लिया जाता है, ये तो पता होना चाहिए। देखो इसके मुख्य समर्थक हैं जेरेमी बेंथम जो कि उपयुक्तवाद के जनक कहलाते हैं। उपयुक्तवाद के जनक कहलाते हैं कौन, जेरेमी बेंथम। मैंने पश्चिमी राजनीतिक विचारकों के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें सारे विचारकों को ठीक से समझा दिया है, वहाँ देख सकते हैं आप। जेरेमी बेंथम और J.S. मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल, जो कि जेरेमी बेंथम के उपयुक्तवाद में संशोधन करते हैं, संशोधनवादी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, संशोधनवादी कहलाते हैं। अर्थात उपयुक्तवाद में J.S. मिल ने संशोधन किया था। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो अपलोड कर दिए, प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आप तो यहाँ ये ध्यान रखेंगे कि जो अधिकारों का सामाजिक कल्याण का सिद्धांत है उसके मुख्य समर्थक जेरेमी बेंथम और J.S. मिल हैं। महत्वपूर्ण दो हैं ये। इसके साथ में और भी हैं, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है वह, मतलब इन दो के अलावा कौन कौन है, चैफी, नोट करें, चैफी,
डीन पाउंड, नोट करें डीन पाउंड, और इसके साथ में लास्की भी हैं, लास्की, H.J. लास्की मतलब हैरल्ड जोसेफ लास्की है ना, जिनकी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स है, राजनीति का व्याकरण। ठीक है, तो ये चैफी, डीन पाउंड और लास्की, H.J. लास्की, हैरल्ड जोसेफ लास्की, ये तीनों भी वास्तविक रूप में सामाजिक कल्याण सिद्धांत के समर्थक हैं। बाकी और भी हैं, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है आदि, परंतु महत्वपूर्ण यही हो गए। एग्जाम में किसी न किसी रूप में इनसे संबंधित प्रश्न ही पूछा जाता है। ठीक है भाई। अब मैंने यहाँ एक व्याख्यान से लिखा है लास्की का। लास्की क्या कह रहे हैं, लिखें, हमारे अधिकार, कौन कह रहे हैं, लास्की, हमारे अधिकार समाज से स्वतंत्र नहीं हैं बल्कि वे उसमें निहित हैं। मतलब मूल बात ये है कि लास्की भी ये कह रहे हैं कि जो अधिकार हैं वो वास्तव में समाज की देन है, मतलब समाज से स्वतंत्र कोई अधिकार नहीं है। मूल बात लास्की भी ये कह रहे हैं कि जो अधिकार हो समाज की देन है। मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ, अधिकार क्या है, समाज की देन है, और ये सामाजिक कल्याण का सिद्धांत ये बात स्पष्ट रूप में स्वीकार कर रहा है कि अधिकार समाज की देन है। मैंने डायग्राम के माध्यम से यहाँ सारी बातें नोट कर दी, बाकी ये उन्हीं की व्याख्या है, अलग से कुछ भी नहीं होगा। ठीक है भाई, ये लास्की का व्याख्यांश नोट कीजिएगा, एग्जाम पूछ लिया जाता है। इसके बाद में अगली बात आती है क्या, कि सामाजिक कल्याण के सिद्धांत की मुख्य बातें क्या क्या हैं, मतलब जो ये अधिकारों का सामाजिक कल्याण का सिद्धांत है इसकी मुख्य बातें कौन सी हैं या इसके लक्षण कौन से हैं जिनके ऊपर किसी न किसी रूप में एग्जाम प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो मैं आपको ये एक एक बात स्पष्ट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी। मेरा लक्ष्य औपचारिकता, दिखावा, वाहवाही लूटना नहीं है। मेरा मूल लक्ष्य है मेरे विद्यार्थियों को राजनीति विज्ञान को ठीक तरीके से समझाना, और वह भी निःशुल्क रूप में रहेगा, ध्यान दें। इसका जो पहली मुख्य बात है वो क्या है, हालांकि इस डायग्राम के माध्यम से सारी बात स्पष्ट हो गई, लेकिन इसकी आप व्याख्या कर सकते हैं यहाँ। नंबर 1, अधिकार समाज की देन है। इसकी पहली जो मुख्य बात है वो ये है कि अधिकार समाज की देन है। इस डायग्राम आ गई है, समाज की देन है अधिकार। ठीक है, तो आप नोट करेंगे अधिकार समाज की देन है, मतलब जो अधिकारों का सामाजिक कल्याण का सिद्धांत है वह ये कहता है कि वास्तविक रूप में जो अधिकार है वो समाज की देन है। किसकी देन है, समाज की देन है। मैं बार बार कह रहा हूँ ये बात। दूसरी बात क्या है, अधिकारों द्वारा अधिकतम लोगों का अधिकतम लाभ होना चाहिए। मतलब जो अधिकारों का सामाजिक कल्याण का सिद्धांत है जिसके मुख्य समर्थक जेरेमी बेंथम है। जेरेमी बेंथम के सभी विचारों का आधार अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख है। भाई बेंथम का कहना है कि वास्तविक रूप में इस रूप में लोगों को अधिकार दिए जाएं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुखों की प्राप्ति हो। ठीक है, तो अधिकारों द्वारा अधिकतम लोगों का अधिकतम लाभ होना चाहिए, ये सामाजिक कल्याण का सिद्धांत कहता है। आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है कि अधिकारों द्वारा अधिकतम लोगों का अधिकतम लाभ होना चाहिए, निम्न में से इस सिद्धांत का क्या, इस बात का, इस वाक्य का समर्थन किसके द्वारा किया गया है। दूसरे रूप में, अधिकारों द्वारा अधिकतम लोगों का अधिकतम लाभ होना चाहिए, यह बात निम्न में से किस सिद्धांत के द्वारा स्वीकार की गई है। तो किसके द्वारा स्वीकार की गई है, सामाजिक कल्याण के सिद्धांत के द्वारा। दो बात। तीसरी बात, अधिकारों का उद्देश्य सामाजिक कल्याण है। मैंने यहाँ ये बात स्पष्ट कर ही दी थी, अधिकारों का उद्देश्य है अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख या समाज का कल्याण है। ठीक है, तो अधिकारों का उद्देश्य क्या है, सामाजिक कल्याण। मतलब जो अधिकारों का सामाजिक कल्याण का सिद्धांत है वह वास्तविक रूप में अधिकारों का उद्देश्य किसको मानता है, सामाजिक कल्याण को मानता है। किसको मानता है, सामाजिक कल्याण को मानता है अधिकारों का उद्देश्य, इसीलिए इसका नाम रखा गया है सामाजिक कल्याण का सिद्धांत। मतलब इसका कहना यह कि वास्तविक रूप में समाज के अंतर्गत केवल लोगों को वो ही अधिकार दिए जाने चाहिए जिससे कि समाज का कल्याण हो। ठीक है, समाज का भला हो। जैसे मान लीजिएगा मैं कहूँ, क्या हत्या करना और चोरी करना ये अधिकार व्यक्ति को दिए जा सकते हैं समाज के द्वारा? हरगिज नहीं, क्योंकि इससे समाज का कल्याण नहीं होगा बल्कि समाज का अहित होगा, समाज का विघटन होगा, समाज का पतन होगा, समाज व्यवस्था चरमरा जाएगी, पूरा सोशल सिस्टम गड़बड़ा जाएगा, पूरी समाज व्यवस्था वास्तविक रूप में विघटित हो जाएगी, पूरी समाज व्यवस्था का पतन हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ऐसा कोई अधिकार नहीं दिया जा सकता है जो कि सामाजिक कल्याण के विपरीत है, ये सिद्धांत कहता है। चौथी बात है, समाज के कल्याण में व्यक्ति का कल्याण निहित है। अर्थात अधिकारों का सामाजिक कल्याण का सिद्धांत ये कहता है कि वास्तविक रूप में समाज के कल्याण में ही व्यक्ति का कल्याण निहित है। क्या, समाज के कल्याण में ही व्यक्ति का कल्याण निहित है। इसलिए व्यक्तियों को केवल वही अधिकार दिए जा सकते हैं जो कि सामाजिक कल्याण से संबंधित हैं, और जब समाज का कल्याण होगा तो व्यक्ति का कल्याण स्वतः ही हो जाएगा। यह बात सत्य भी है। अगली बात,
5वां, समाज के विरुद्ध व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं हो सकता। मतलब वास्तविक रूप में व्यक्ति को ऐसा कोई अधिकार नहीं दिया जा सकता जो कि समाज के विरुद्ध हो, जैसे कि हत्या करना, चोरी करना, ऐसे अधिकार व्यक्ति को नहीं दिए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये सामाजिक कल्याण के सिद्धांत की 5 मुख्य बातें होंगी। इनसे बाहर किसी भी रूप में कोई प्रश्न नहीं बनता। जैसे मान लीजिएगा पहली बात पर आपसे प्रश्न पूछ लिया, अधिकार समाज की देन है। अब ये बात दे दी गई कि अधिकार समाज की देन है। इस बात को निम्न में से मुख्य रूप में कौन सा सिद्धांत स्वीकार करता है? तो सामाजिक कल्याण का सिद्धांत स्वीकार करता है। तो 5 बातों के ऊपर किसी भी रूप में प्रश्न पूछा जा सकता है, आपको घबराने की कतई आवश्यकता नहीं है। ये 5 बातें नोट कीजिएगा, सब बातें क्लियर हो गई हैं। ठीक है, इसके बाद में जो अधिकारों का सामाजिक कल्याण का सिद्धांत है, भाई इसमें कमियां भी हैं, आलोचकों ने इसकी आलोचना भी की है। और ये बात भी सत्य है क्या कि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति सर्वगुण संपन्न नहीं है। सभी व्यक्तियों में अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है, गुण भी होते हैं, अवगुण भी होते हैं। यस, तो डेफिनेटली जब व्यक्तियों के ऊपर ये बात लागू होती है कि कोई भी व्यक्ति सर्वगुण संपन्न नहीं है, तो निश्चित रूप में सिद्धांतों पर ये बात लागू होगी कि कोई भी सिद्धांत अपने आप में सर्वगुण संपन्न नहीं हो सकता। सभी सिद्धांतों में अवगुण भी होते हैं, गुण भी होते हैं, अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है, डेफिनेटली होती है। तो इसका मतलब जो अधिकारों का सामाजिक कल्याण का सिद्धांत है वह भी बुराइयों से, आलोचनाओं से, कमियों से बच नहीं सकता। इसमें खामियां हैं, इसमें कमियां हैं, इसमें दोष हैं, इसमें अवगुण हैं, इसमें बुराइयां हैं। देखें सामाजिक कल्याण सिद्धांत में क्या क्या कमी है, क्या क्या आलोचना की जाएगी। हम यहाँ 4 बिंदुओं के आधार पर इसकी खामियों को, कमियों को, इसके दोषों को उजागर करेंगे। नंबर 1, लोक कल्याण की अस्पष्टता। सबसे पहले यहाँ ये आलोचना की जाती है कि जो सामाजिक कल्याण का सिद्धांत है इसमें जो लोक कल्याण शब्द है, लोक कल्याण, इस शब्द का अर्थ स्पष्ट नहीं है कि लोक कल्याण का मूल भावार्थ क्या है। इसका अभिप्राय स्पष्ट नहीं किया गया है। दूसरी तरफ यहाँ अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख इसका मूल आधार है, लेकिन अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख इसका भी अर्थ स्पष्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि वास्तव में व्यक्तियों के सुखों में अंतर है। किसी व्यक्ति को किस बात से सुख मिलता है इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इसी के साथ में हम ये कह सकते हैं कि नैतिक, बौद्धिक और आर्थिक कल्याण, मतलब जो अधिकारों का सामाजिक कल्याण का सिद्धांत है वह केवल सामाजिक कल्याण की बात करता है कि व्यक्तियों को वो ही अधिकार दिए जाएं जो कि वास्तविक रूप में समाज कल्याण के पक्ष में हो या उनसे समाज का कल्याण हो। लेकिन केवल सामाजिक कल्याण नहीं होता है। आलोचकों का कहना है कि केवल सामाजिक कल्याण नहीं होता है, बल्कि नैतिक कल्याण भी होता है, बौद्धिक कल्याण भी होता है, आर्थिक कल्याण भी होता है, और भी कितने कल्याण होते हैं। तो उनकी तरफ सामाजिक कल्याण के सिद्धांत ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। अतः इस आधार पर भी इसकी आलोचना की जा सकती है क्या कि लोक कल्याण शब्दावली का अर्थ स्पष्ट नहीं किया गया है। इसलिए आप लिखेंगे लोक कल्याण की अस्पष्टता, मतलब इस शब्दावली का अर्थ स्पष्ट नहीं किया गया है। ठीक है। नंबर 2, दूसरी आलोचना क्या है? व्यक्तियों के सुखों में अंतर। यस भाई, यहाँ जैसा कि जेरेमी बेंथम उपयुक्तवाद के जनक हैं और जेरेमी बेंथम के सभी विचारों का आधार क्या है? अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। लेकिन वास्तव में व्यक्तियों के सुखों में अंतर होता है। सभी व्यक्तियों के सुख एक जैसे नहीं होते हैं। जैसे मैं कहना चाहूँ कि किसी व्यक्ति को प्लेटो की रिपब्लिक पढ़ने में बड़ा आनंद आएगा, बहुत ज़्यादा सुख की प्राप्ति होगी, और किसी व्यक्ति को कलाकंद खाने में बहुत ज़्यादा सुख मिलेगा। यस, मान लीजिएगा मैं कहना चाहूँ कि मैं स्वयं रिपब्लिक पढ़ूँ या अरस्तु की पॉलिटिक्स में पढ़ता हूँ या लास्की की ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स पढ़ता हूँ, राजनीति का व्याकरण में पढ़ता हूँ, मुझे बड़ा आनंद आता है। इसके सामने चाहे कितने ही मिष्ठान रख दिए जाएं, हमें उसको खाने में कतई सुख की प्राप्ति नहीं होगी।
अब कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जिनको कि प्लेटो की रिपब्लिक अच्छी नहीं लगेगी, उनको मिठाइयाँ खाने में ही बहुत ज़्यादा सुख की प्राप्ति होती है। तो मतलब मूल बात यहाँ ये है कि व्यक्तियों के सुखों में काफ़ी अंतर होता है, जिसको कि इन्होंने स्वीकार नहीं किया है। और यहाँ मैंने लिखा है सुखों के अलग अलग प्रकार होते हैं, सभी व्यक्तियों के अपने अलग अलग सुख होते हैं, इसलिए सुखों का कोई वर्गीकरण किया ही नहीं जा सकता, इन्होंने किया भी नहीं है सामाजिक कल्याण सिद्धांत ने। फिर इसके अंतर्गत मैंने अगली बात लिखी है, अधिकतम की जगह थोड़े लोगों का कल्याण ना हो जाए। मतलब वास्तविक रूप में जो सामाजिक कल्याण का सिद्धांत है वह केवल एक बात स्वीकार कर रहा है, क्या? अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख हो, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख हो। मतलब मूल बात यह कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सुख होना चाहिए। अल्पसंख्यक की तरफ इन्होंने ध्यान नहीं दिया, इसलिए थोड़े लोगों का कल्याण ना हो जाए। मतलब वास्तविक रूप में इनका ध्यान ये रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुख मिले, थोड़े से लोग हैं उनके सुखों की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैंने लिखा है अधिकतम की जगह थोड़े लोगों का कल्याण न हो जाए। मतलब ये थोड़े लोगों की तरफ ध्यान नहीं देता है, थोड़े लोगों का चाहे कम लोगों का चाहे अहित हो जाए, इसकी इन्हें कतई परवाह नहीं है। बस ये कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुखों की प्राप्ति होनी चाहिए। लेकिन क्या ये सिद्धांत सही हो सकता है? नहीं। मैं तो ये कहूँगा कि हमारे भारत में जो सर्वोदय का सिद्धांत वो ठीक है कि सभी का उदय होना चाहिए, सभी का लाभ होना चाहिए, सभी का भला होना चाहिए है। अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख के अंतर्गत तो हम ये कह सकते हैं कि जो बहुसंख्यक वर्ग है उसको तो लाभ मिल जाएगा, लेकिन जो अल्पसंख्यक है उसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं देगा। तो क्या ये सिद्धांत उचित है? नहीं। तीसरा है अन्य तत्वों की उपेक्षा। अब ध्यान देंगे भाई, अधिकारों का जो सामाजिक कल्याण का सिद्धांत है वह वास्तव में केवल लोक कल्याण, जन कल्याण की बात करता है कि भाई वास्तव में व्यक्तियों को वो ही अधिकार दिए जाएं जिनसे कि समाज का कल्याण हो, लोक कल्याण हो, जन कल्याण हो। परंतु ये केवल लोक कल्याण की बात करता है, सामाजिक कल्याण की बात करता है, जन कल्याण की बात करता है, लेकिन अन्य तत्वों की उपेक्षा कर देता है। अन्य तत्व कौन से हैं? मैंने यहाँ लिखा है लोक कल्याण के अलावा अन्य तत्व भी आवश्यक हैं, जैसे राज्य के द्वारा अधिकारों को मान्यता तथा रक्षा। मतलब सामाजिक कल्याण का सिद्धांत केवल जन कल्याण की बात तो कर रहा है कि भाई व्यक्तियों को वो अधिकार दिए जाएं जिससे कि समाज का कल्याण हो, लेकिन भाई उन अधिकारों की जब तक राज्य के द्वारा रक्षा नहीं की जाएगी तब तक वो अधिकार नहीं है, केवल नैतिकता मात्र रह जाएंगे। इसलिए राज्य के द्वारा अधिकारों को मान्यता दी जानी चाहिए तथा राज्य के द्वारा उन अधिकारों की रक्षा की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। जैसे भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत वास्तविक रूप में अधिकारों का उल्लेख किया गया है और इसी के साथ में अनुच्छेद 32 के द्वारा उन अधिकारों की रक्षा की व्यवस्था भी की गई है। लेकिन अधिकारों का सामाजिक कल्याण का सिद्धांत इस बात की चर्चा नहीं करता है। इसलिए आप कह सकते हैं कि अन्य तत्वों की उपेक्षा की गई है। मतलब अधिकारों के सामाजिक कल्याण के सिद्धांत के द्वारा केवल लोक कल्याण की बात तो की गई है, लेकिन राज्य के द्वारा अधिकारों को मान्यता दी जाए और राज्य के द्वारा अधिकारियों की रक्षा की जाए, इसकी चर्चा इन्होंने बिल्कुल भी नहीं की है। जैसा कि अधिकारों के जो कानूनी सिद्धांत है उसके अंतर्गत इसकी बात कही गई है कि भी राज्य के द्वारा कानून बना करके और लोगों को अधिकार प्रदान किए जाते हैं, लेकिन ये ऐसी चर्चा नहीं करता। ये के लिए कहता है कि अधिकार समाज की देन है। राज्य के द्वारा मान्यता, राज्य के द्वारा रक्षा, इसकी चर्चा सामाजिक कल्याण का सिद्धांत नहीं करता है। इसलिए आप कह सकते हैं कि अन्य तत्वों की उपेक्षा की गई है। किसके द्वारा? सामाजिक कल्याण के सिद्धांत के द्वारा। नोट कीजिएगा ये सारी बात। 5वां है, ये एग्जाम में आपसे किसी भी रूप में पूछा जा सकता है, मैं आपको बता रहा हूँ है, इसलिए इसको ठीक तरीके से समझना है। अच्छा, इसके बाद में चौथी जो कमी है, आलोचना है, खामी है, दोष है, वो क्या है इसमें कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता नष्ट हो सकती है। अब ध्यान देंगे क्या है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता नष्ट हो सकती है। किसमें? सामाजिक कल्याण के सिद्धांत के अंतर्गत। कैसे होगी? क्योंकि हम वास्तविक रूप में भाई व्यक्तिगत कल्याण की जगह सामाजिक कल्याण को अधिक महत्व दिया गया है। मतलब इस सिद्धांत में व्यक्तिगत कल्याण की बात नहीं की गई है, बल्कि सामाजिक कल्याण की बात की गई है, जन कल्याण की बात की गई है कि भाई वही अधिकार व्यक्तियों को दिए जाएं हैं जिनसे कि संपूर्ण समाज का कल्याण हो। अब संपूर्ण समाज का कल्याण हो, केवल वही अधिकार व्यक्तियों को दिए जाएं, तो ऐसी स्थिति में वास्तविक रूप में कहा जा सकता है कि समाज की भलाई के लिए व्यक्तिगत भलाई का बलिदान किया जा सकता है। समाज की भलाई के लिए व्यक्तिगत, ध्यान देंगे, समाज की भलाई के लिए व्यक्तिगत भलाई का बलिदान किया जा सकता है। यह व्यक्ति विशेष का ध्यान नहीं रखा गया है, यह समाज विशेष का ध्यान रखा गया है। अब ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि यहाँ अल्प
संख्यकों की तरफ ध्यान नहीं दिया गया है और अल्पसंख्यकों की तरफ ध्यान नहीं दिया गया है, तो निश्चित रूप में कहा जा सकता है यहाँ व्यक्ति की स्वतंत्रता सुरक्षित नहीं रह सकती है। क्यों? क्योंकि समाज कल्याण के लिए व्यक्ति का बलिदान किया जा सकता है। यहाँ प्रमुख समाज होगा, व्यक्ति नहीं होगा, प्रमुख समाज होगा, व्यक्ति नहीं होगा। इसलिए मैंने नोट किया व्यक्तिगत कल्याण की जगह सामाजिक कल्याण को अधिक महत्व दिया गया है सामाजिक कल्याण के सिद्धांत में। अतः समाज की भलाई के लिए व्यक्तिगत भलाई का बलिदान किया जा सकता है और यदि ऐसा किया जा सकता है तो हम कह सकते हैं यहाँ अल्पसंख्यकों की तरफ हरगिज ध्यान नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि वास्तविक रूप में इस सिद्धांत का मूल आधार ही ये क्या है? अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सुखों की बात की जा रही है, जो संख्या में कम है उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो इसलिए कहा जा सकता है कि अल्पसंख्यकों की तरफ इनका ध्यान नहीं है। अल्पसंख्यकों की तरफ ध्यान नहीं है तो निश्चित रूप में कहा जा सकता है कि वास्तव में व्यक्ति की स्वतंत्रता सुरक्षित नहीं रह सकती है। अतः इस आधार पर आप कहेंगे कि सामाजिक कल्याण के सिद्धांत की कमी है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता नष्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ वास्तविक रूप में व्यक्तिगत कल्याण की जगह सामाजिक कल्याण को अधिक महत्व दिया जाता है। इसलिए समाज की भलाई के लिए व्यक्तिगत भलाई का बलिदान किया जा सकता है। ठीक है, ये सारी बातें नोट कीजिएगा, सब कुछ आ गया इसमें। तो आप अधिकारों के सामाजिक कल्याण के सिद्धांत की आलोचना को इन 4 बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट कर सकते हैं। किसी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा जाए, इजीली आप इसका आंसर दे सकते हैं। अब हमने इसकी कमी भी बता दी, इसके लक्षण भी बता दिए, मुख्य बातें मतलब लक्षण ये भी बता दिए। इसकी पृष्ठभूमि तैयार हो गई है कि ये है क्या, क्या कहना चाह रहे हैं सिद्धांत। इसके बाद में इसकी चौथी बात लेते हैं कि भाई सामाजिक कल्याण के सिद्धांत का कुछ महत्व भी है। यस भाई, कोई भी सिद्धांत ऐसा नहीं जिसमें केवल कमियां हों और कोई भी सिद्धांत ऐसा नहीं है जिसमें अच्छाई हो। सभी सिद्धांत में कमियां भी हैं, अच्छाइयाँ भी हैं, गुण भी होते हैं, अवगुण भी होते हैं। तो डेफिनेटली अधिकारों का सामाजिक कल्याण का सिद्धांत है, इसका भी अपना महत्व है आधुनिक समय में। आज इसका महत्व है, कैसे है? मैंने इसके लिए आपको 4 बिंदु नोट किए हैं, 1 2 3 4, 4। इन बिंदु के आधार पर आप इसका महत्व स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने पहला पॉइंट्स तैयार किया, व्यवहारिक सिद्धांत। देखिएगा भाई, अधिकारों को जो सामाजिक कल्याण का सिद्धांत है वास्तविक रूप में व्यवहारिक है ये, अर्थात इसे व्यवहार में अपनाया गया है। आधुनिक विश्व के अंतर्गत हम देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि वास्तव में भाई चाहे राज्य के द्वारा कानून बनाकर लोगों को अधिकार दिए जाएं, जैसे कि कानून सिद्धांत के अंतर्गत ये बात स्वीकार की जाती है, लेकिन डेफिनेटली इस बात को ध्यान में रखा जाता है कि भाई केवल व्यक्तियों को वही अधिकार दिए जाते हैं जिनसे कि वास्तविक रूप में पूरे समाज का भला हो, समाज का कल्याण हो। समाज का अहित किसी भी रूप में नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई भी अधिकार जो है राज्य के द्वारा व्यक्तियों को नहीं दिया जा सकता। तो डेफिनेटली कहा जा सकता है कि अधिकारों का सामाजिक कल्याण का सिद्धांत व्यवहारिक है, इसी व्यवहार में अपनाया गया और अपनाया भी जाना चाहिए। दूसरी बात क्या है? उदारवादी लोकतंत्री समाज में यह माना जाता है कि राज्य के कानूनों तथा अधिकारों द्वारा समाज का कल्याण होना चाहिए। यस, आज पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी उदारवादी लोकतंत्रीय मूल्यों को अपनाया गया है या उदारवादी लोकतंत्रीय समाज है, उसमें यह माना जाता है, स्वीकार किया जाता है सभी देशों में। जैसे हम सभी देशों में उदारवादी लोकतंत्रीय समाज, जैसे हमारे भारत के अंतर्गत है, यस, अमेरिका में है, ब्रिटेन में है, इनमें इस बात को स्वीकार किया गया। जापान में भी, स्विट्जरलैंड में भी इस बात को स्वीकार किया गया है, जबकि चीन में नहीं माना गया। क्यों? क्योंकि चीन उदारवादी लोकतंत्री समाज नहीं है, बल्कि वहाँ सर्वाधिकारवादी शासन प्रणाली को अपनाया गया है। ठीक है, चीन में ये बातें लागू नहीं हो सकती हैं। तो उदारवादी लोकतंत्रीय समाज में यह माना जाता है कि राज्य के कानूनों तथा अधिकारों द्वारा समाज का कल्याण होना चाहिए। मतलब डेफिनेटली राज्य के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं या जो अधिकार दिए जाते हैं व्यक्तियों को, जो अधिकारों की व्यवस्था की जाती है, तो ये माना जाता है, क्या माना जाता है कि समाज का कल्याण होना चाहिए। मतलब ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जा सकता जिससे समाज का हित हो, ऐसा कोई अधिकार नहीं दिया जा सकता जिससे समाज का हित हो। भाई मुझे बताइएगा, क्या उदारवादी लोकतंत्री समाजों के अंतर्गत चोरी करना, हत्या करना, ये अधिकार व्यक्तियों को दिए जा सकते हैं? नहीं दिए जा सकते। क्या ऐसा कानून बनाया जा सकता है कि समाज के अंतर्गत जितने भी 70 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति उन सबको जो है समाप्त कर दिया जाए कि भाई राष्ट्रीय शक्ति में का कोई योगदान नहीं किया? ऐसा कानून बनाया जा सकता है? हरगिज़ नहीं बनाया जा सकता। तो डेफिनेटली ये बात जो स्वीकार की गई है, तो हम कह सकते हैं कि ये इस सिद्धांत की ही देन है, सामाजिक कल्याण के सिद्धांत की देन है। तीसरी बात है, कल्याण शब्द से सामान्य कल्याण का भाव ले सकते हैं। भाई यहाँ आलोचना की गई कि लोक कल्याण जो शब्द है ये अस्पष्ट है,
है, स्पष्ट नहीं है। लेकिन यहाँ इसके महत्व में हम कह सकते हैं कि भी कल्याण शब्द से सामान्य कल्याण का भाव ले सकते हैं। मतलब जन कल्याण का मतलब ये लिया जाए, कल्याण शब्द का भावार्थ ये लिया जाए कि भी इससे वास्तविक रूप में संपूर्ण समाज का कल्याण होगा, है, इसलिए सामान्य कल्याण का भाव ले सकते हैं और लिया भी जाता है, तो इसका महत्व हो गया। और चौथा क्या है, समाज के हित में ही सबका हित निहित है। यस, सामाजिक कल्याण का सिद्धांत ये कहता है कि वास्तविक रूप में अधिकारों का उद्देश्य क्या है, समाज का कल्याण है। मतलब व्यक्तियों को वही अधिकार दिए जाएं जिससे कि समाज का कल्याण हो, चूँकि अधिकार समाज की ही देन है। तो जब समाज के हित में ही सबका हित निहित है, मतलब यहाँ वास्तव में जो अधिकार दिए जा रहे हैं वो अधिकार वही दिए जाएंगे जिनसे समाज का हित होगा, और समाज के हित में ही सबका हित है। जब ऐसे अधिकार दिए जाएंगे जिससे कि समाज का हित होगा, और समाज का हित होगा तो सबका हित होगा, सबका हित होगा तो सभी व्यक्तियों का हित होगा, सभी व्यक्तियों का हित होगा तो पूरे समाज का हित होगा, पूरे समाज का हित होगा तो डेफिनेटली वह समाज व्यवस्था विकसित हो जाएगी। अतः आप इन 4 बिंदुओं के आधार पर अधिकारों के सामाजिक कल्याण के सिद्धांत के महत्व को स्पष्ट कर सकते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि अधिकारों का सामाजिक कल्याण का सिद्धांत है, इसका महत्व भी है, इसकी उपयोगिता भी है, इसकी सार्थकता भी है। आशा करता हूँ अधिकारों का सामाजिक कल्याण का सिद्धांत आप ठीक से समझ गए होंगे। ओके, यस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।